स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मैडम यू विंग को बहुत कुछ गलत सुनाती है, जिसके कारण वांगजी के दिमाग में जो विंग उससे कुछ छुपा रहा है वो शक निकल जाता है और इन दोनों को एक बच्चा मिलता है। अब आगे वांगजी जो जिंगी को संभालते हुए बहुत प्यार से उसे गोदी में लिए हुए उसे शांत कर रहा है, पर वो विंग को शॉकिंगली देख रहा है। विंग जो एकदम से किसी सोच में गुम है, जो इस समय बिल्कुल उस बच्चे को बहुत प्यार से, जैसे उसके अंदर कितनी सारी ममता, कितना सारा प्यार इस बच्चे के लिए आ गया है। इस नज़रों से वो उस बच्चे को देख रहा है जिसने पुराने से कपड़े पहने हैं, बहुत डरा और घबराया सा लग रहा है और हाथ में एक छोटा सा टॉय लेकर उसे, जैसे इस समय जिंगी और इन दो बड़े लोगों से यानी वांगजी और विंग से, जो शायद दो स्ट्रेंजर हैं और इस बच्चे के शायद अंकल हैं, कहीं डर के उसका टॉय ना उससे छीन ले, इसलिए वो छोटा सा बच्चा अपने पुराने से गंदे से उस सॉफ्ट टॉय को जो एक बनी का है उसे और ज़्यादा अपने सीने से लगा के आंसुओं के साथ घूर घूर के वांगजी और विंग को देखने लगता है। वांगजी और विंग इससे पहले उस बच्चे से कुछ पूछ पाते वहाँ दौड़े दौड़े दो 14 साल के बच्चे पहुँच जाते हैं, जो उस बच्चे को रोता हुआ देखकर और इन दो बड़े बड़े हाई फाई कपड़े पहने हुए, सूट बूट पहने हुए लोगों को देखकर घबराते हुए अब उस छोटे से बच्चे को अपने पीछे छुपा के बिना किसी गलती के सॉरी मांगते हुए अपनी बात रखते हैं। हमें माफ़ कीजिएगा, क्या इसकी वजह से आपको कुछ तकलीफ़ हुई तो हम दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ बच्चा है, ये हमारे ऑर्फनेज में अभी कुछ दिन पहले ही आया है और हम ऑर्फनेज के बच्चे इस पार्क में कभी कभार आ जाते हैं। वी आर सॉरी अगर हमारी वजह से आप लोगों को कुछ डिस्टर्ब हुआ हो। वो मासूम से 14 साल के बच्चे जो उम्र से ज़्यादा समझदारी शो करते हुए बिना किसी गलती के माफ़ी मांगकर शायद बड़े लोगों को परेशान ना करना या पैसे वालों को परेशान ना करना सही समझकर इस बच्चे को बचाने लगते हैं। वांगजी और विंग अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग तो अपने ऊपर ना कंट्रोल करते हुए थोड़ा सा इमोशनल होकर बोलते हैं, आप सब लोग अनाथ हैं। इस बात पे वो दो बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अब अपनी सीरियस वॉइस में बोलते हैं, जी हाँ, हम यहीं पास में रेनबो ऑर्फनेज में रहते हैं। हमारा ऑर्फनेज यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और आज अधिकतर हम बच्चे यहाँ पे कभी कभार खेलने आ जाते हैं। ये कुछ दिन से बहुत ज़्यादा शांत था तो हम ही इसे यहाँ पार्क में खिलाने आ गए थे। मेरा नाम सोंगलैन और ये मेरा दोस्त शाओ शिनशन है और इस बच्चे का नाम आयुएन है। ये कहते हुए वो तीनों बच्चे अपना अपना नाम इन दोनों को बताते हैं। वहीं वांगजी इन तीनों बच्चों के कपड़ों की और हालत की देखकर हैरान हो जाता है। इतनी बड़ी सिटी, खासकर उनकी गुजू सिटी में कोई ऑर्फनेज में ये हालत हो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। एक तरीके से उन्हें इस सिटी का प्रिंस भी बोला जाता है। अधिकतर यहाँ पे बड़े बड़े स्टेट्स या ये कह दो बिल्डिंग्स और बिजनेस लैंड्स के अंडर में ही आते हैं, तो लैंड्स के अंडर में कोई ऑर्फनेज में लोग इतने बेहाल हाल में ये देखकर वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वांगजी ही है जो सबसे ज़्यादा चैरिटी का काम करता है और उसने कभी भी एक रेनबो ऑर्फनेज के बारे में सुना नहीं। इसलिए वो सीरियस वॉइस में बोलता है, आपके केयरटेकर कहाँ हैं। इस बात पे वो दोनों बच्चे घबरा कर बात छुपाते हुए बोलते हैं, वो क्या। अब वांगजी थोड़ा सीरियस बोलता है। वहीं जो अभी तक शांत था यानी शाओ शिनशन, वो थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, हमारे केयर टेकर बीमार हैं, इसलिए हम ही दोनों इस समय इस ऑर्फनेज को संभाल रहे हैं। ये बात सुनते ही अब वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं वांगजी और अब चांद उन लोगों के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उनके ऑर्फनेज में जाना चाहता है। वहीं विंग भी जैसे ये करना ही चाहता था, पर वांगजी जैसे ही एग्री करता है तो वो भी मान जाता है। अब ये सारे लोग उस पुराने से खंडर से दिख रहे एक टूटे हुए घर के पास पहुंचते हैं। आसपास में बड़ी बड़ी सी जाली के, ये लोहे की जाली से इस जगह को कवर किया हुआ है। प्रॉपर मिट्टी की या ये कह दो कोई ब्रिक की दीवार भी नहीं है, जाली से ही सेफ्टी के लिए ये कवर किया हुआ है। घास भी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं है, थोड़ी सी एंट्रेंस के आगे भी रोड है, वरना चारों तरफ बड़ी बड़ी घास है और उनके बीच में एक टूटा हुआ छोटा सा 2 स्टोर का घर। अंदर जाते ही वांगजी देख सकता है ऑर्फनेज की क्या हालत है। ऑर्फनेज में छोटे छोटे से कमरों में 4-4, 5-5 बच्चे हैं
और केयरटेकर एक कमरे में एक बड़े से मतलब एक तरह से बेड जैसी एरिया में बेचारा बेड पे बेड रेस्ट है। कहीं ना कहीं वांगजी इस ऑर्फनेज की हालत को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है और उस केयरटेकर से बात करता है। वो केयरटेकर बताता है कि वो ये ऑर्फनेज काफ़ी समय पहले बंद करना चाहता था, लेकिन इन बच्चों के लिए को कोई और ऑर्फनेज या ये कह दो अनाथ आश्रम लेना चाहता ही नहीं, क्योंकि इस ऑर्फनेज में अधिकतर बच्चे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन में हैं, कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग से फ्री होकर आए हैं, इसी कारण वो हर चीज़ से डरते हैं, कुछ किसी तरीके के सेक्सुअल या फिजिकल असॉल्ट के विक्टिम हैं। इन शॉर्ट ये ऑर्फनेज उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कोई गोद नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन्हें गोद लेने के साथ उन बच्चों का ट्रॉमा को भी उन्हें फेस करना पड़ेगा। ये ऑर्फनेज कई साल पहले एक पुलिस ऑफिसर ने ओपन किया था, जो इस समय के केयरटेकर का बेस्ट फ्रेंड था। कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन इस इंसान ने अपने बेस्ट फ्रेंड के सपने को कंट्रोल करते हुए ये ऑर्फनेज अब संभाला है। वो उसके सपने को कंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए ये ऑर्फनेज कभी बंद नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद वो भी बहुत बीमार पड़ गया और तब से वो ज़्यादा कुछ फंड इकट्ठा नहीं कर पाता। इस ऑर्फनेज में अधिकतर पुलिस द्वारा रेस्क्यू किए हुए ही बच्चे आते हैं और अब तो काफ़ी साल से कोई आया भी नहीं था। आखिरी बच्चा ये आयुन ही था, जिसे यही दोनों बच्चे सोंगलेन और शांग शिनशन ने कुछ लोगों से सेव किया था। ये बात सुन के विंग, जो सबसे ज़्यादा तो आयुन में ही इंटरेस्टेड था, वो उस सब वांगजी की तरफ ना देखते हुए आगे आकर वो इस ऑर्फनेज को संभालना चाहता है और इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता है, क्लियर अपनी फीलिंग को रखता है। वहीं वांगजी भी विंग के अंदर इन बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा दर्द है और विंग इन बच्चों की हालत देख के कितना ज़्यादा परेशान हो गया है ये देख सकता है। वांगजी के पास तो उसके मदर है, फादर है, पूरी फैमिली है, पर विंग के पास ये नहीं है। एक समय ये था कि विंग भी ऐसे ही किसी ऑर्फनेज में या अनाथ आश्रम में रहा होगा, इसलिए विंग की आंखों में इन बच्चों के लिए ये प्यार, ये ममता देखकर वांगजी समझ सकता है। इसलिए वांगजी भी बिना मौका गवाए अपने फ़ोन से अपने असिस्टेंट को तुरंत आने का ऑर्डर दे देता है, जो शाओ शिनशन था। शाओ शिनशन आते ही इस ऑर्फनेज के बच्चों को पहले हेल्थ चेकअप के लिए ले जाता है। उसके बाद वांगजी इनके लिए जल्द से जल्द एक अच्छी जगह रेंट पे लेने की या ये कह दो खरीदने की बात करता है। इसके बाद वो उस केयर टेकर को भी कहीं अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात करता है। तब तक ये बच्चे वांगजी के साथ यानी वांगजी के ही एक पुराने मेंशन जिसका नाम जिनशी है, जहाँ वांगजी कभी कभार ही जाता है। ये मेंशन वांगजी को उसके 18 बर्थडे पे उसके मदर और फादर ने गिफ्ट किया था, लेकिन वांगजी उस मेंशन में कभी कभार ही जाता था, क्योंकि वो मेंशन में क्यों जाए, क्योंकि उसे तो अपनी फैमिली के साथ प्लान मेंशन में ही रहना पसंद था। एक तरीके से वो सिर्फ वांगजी के नाम पे उसकी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन आज वांगजी वहाँ पे इन सारे बच्चों को तुरंत भेजने का ऑर्डर दे देता है, जिससे विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। वहीं वांगजी विंग की तरफ इमोशनली देखकर बोलते हैं, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन तुम भी जिनशी में रहकर इन बच्चों की हेल्प कर सकते हो। जब तक हम इन्हें के लिए कोई नया केयरटेकर हायर नहीं करते, तब तक तुम और मैं ही इन बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो विंग को चाहिए वो एक केयर टेकर बन के या ये कह दो इस तरीके से बच्चों के साथ रहकर ही आयुन के बारे में जान सकता है। आयुन जो पहली बार में ही विंग को बहुत अपना लगा। आयुन जो कहीं ना कहीं विंग की दिमाग में एक सवाल छोड़ गया। इस बच्चे का इस ज़रूरत से ज़्यादा यानी से फैमिलियर दिखना कहीं ना कहीं विंग को एक अजीब सा आयुन की तरफ शक और ये कह दो अट्रैक्शन फील करवा रहा है। वहीं वो शाओ शिनशन और सोंगलेन के साथ रहकर आयुन को उन्होंने कहाँ से सेव किया ये भी जानना चाहता है। इसी कारण वो वांगजी की इस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट करके वहीं जिनशी में रहने का फैसला लेता है, जिससे यहाँ वांगजी विंग के साथ जिनशी रहेगा ये डिसाइड करता है। जहाँ एक तरह विंग और वांगजी ने एक दिन में इतने सारे बड़े बड़े डिसीजन ले लिए, इतना सब कुछ कर लिया, ये बात जब लैंस को पता चलती है तो उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। चिरैन और एक तरह से चिंगेजुन को ये बात एक बार के लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तरीके से ये उनकी गुडविल के लिए अच्छा होगा। लोगों की नज़रों में लैंस की इज्जत बढ़ेगी, लैंस कितने ज़्यादा सोसाइटी के लिए सोचते हैं ये शो करेगा। इसलिए वो वांगजी और विंग का जिनशी शिफ्ट होना और वहीं उन बच्चों को रखना एक्सेप्ट करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन मैडम मिलैन को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। वांगजी जो अकेला ही जिंगी को छोड़ने लैंड मेंशन आया था,
वो अब मैडम लैन से गुड बाय करके जब अपना और वहीं का सामान और अपने ड्राइवर के साथ ले जाने की सोच रहा था, तभी मैडम लैन गुस्से में वांग जी को रोकते हुए कहते, वांग जी तुम अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले बिना अपने मदर और फादर की डिस्कस कर रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कब मेरा बेटा मेरे से बिना बात करे इतने बड़े बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो गया? कहीं ना कहीं आप वांग जी अपनी मदर की तरफ देखकर पहले तो उनसे बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में सॉरी बोलता है और फिर अपनी बात क्लियर करते हुए बोलता है, मैंने ये फैसला अचानक से इसलिए लिया क्योंकि उस समय यही सही था। मैं अगर आपसे डिस्कस करता तो उन बच्चों को कहाँ रखता। वैसे भी मदर, उन बच्चों की हालत अगर आप देखते तो आप भी यही फैसला लेते, क्योंकि मैं आपको और फादर को अच्छे से जानता हूँ। आप दोनों भी मेरी तरह से उन लोगों का दर्द देखकर मेरे ही जो मैंने फैसला लिया उसी के बारे में सोचते। ये बात बोलता हुआ वांग जी बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके मदर और फादर यही फैसला करते। वहीं मैडम लैन कुछ और ज़्यादा बोल नहीं पाती हैं। वहीं मैडम लैन अब परेशान होकर वापस अपने रूम में ही बैठी थी, जहाँ पे अब अचानक से उनके रूम का डोर खुलता है और रूम के अंदर कोई और नहीं बल्कि शिचैन आते हैं। शिचैन थोड़ा परेशान होते हुए मैडम लैन के पास आके कहते हैं, मदर क्या जो मैंने सुना वो सच है? क्या वांग जी और विंग यहाँ से जिनशी शिफ्ट हो रहे हैं और वो भी अचानक से? पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई को अब दुनिया की भी ध्यान रखने की आदत हो गई है। तुम्हारे भाई को ज़रूरत से ज़्यादा चैरिटी करने की बीमारी हो गई है। अब उसने डिसाइड किया कि वो जिनशी को एक ऑर्फनेज हाउस बनाएगा। पता नहीं कहाँ से वो कुछ अनाथ आश्रम के बच्चों को उठा के वहाँ ले आया जिनके बारे में किसी को नहीं पता, और लवारिस को जिनशी में रखेगा। ये बोलते हुए मैडम लैन को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। शायद वो जैसा सबके सामने शो करती हैं बिल्कुल वैसी नहीं है। बहुत कुछ है जो मैडम लैन के बारे में लोग नहीं पहचान सकते। ऊपर से सॉफ्ट दिखने वाली, लोगों के सामने अच्छी कैरेक्टर इमेज कैरी करने वाली मैडम लैन कितनी सेल्फिश है ये बात तो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिनमें से एक शिचैन है। शिचैन थोड़ा सा परेशान होकर बोलता है, ऑर्फनेज, अनाथ बच्चे, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिचैन थोड़ा नर्वस और अटकते हुए जब बोलते हैं तो मैडम लैन बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देख के बोलते हैं, क्योंकि वो विभूषण भी तो ऑर्फनेज था ना कहीं उस अनाथ आश्रम के बच्चों को देखकर उस विंग को के बचपन को याद कर लिया होगा तुम्हारे भाई ने। सोचा होगा अगर विंग उनकी जगह होता तो वो क्या करता। वैसे भी इस विंग के लिए तुम्हारे भाई की आंखों में मैंने ज़रूरत से ज़्यादा केयर और प्यार देखना शुरू कर दिया है। एक आदमी के लिए वो कैसे ऐसा फील कर सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरा ही बेटा है। ये बोलते हुए मैडम मैं अपनी मुट्ठी भेज रही हूँ। वहीं शिचैन कुछ और बोल पाते उससे पहले ही अब रूम में जिंगी अपनी आंखें मलता हुआ और थोड़ा रोता हुआ आ जाता है, जिससे मैडम लैन और शिचैन का ध्यान सीधा जिंगी पे जाता है। जिंगी रोते हुए अपने पापा को बैग हक करता हुआ या पैरों को पीछे से पकड़ता बोलता है, आप मुझसे मिलने रूम में क्यों नहीं आए? कहकर वो कंप्लेंट करने लगता है कि आज उसके फादर ऑफिस से लौट के पहले उससे क्यों नहीं मिलना है। इस बात पे शिचैन तुरंत अपने बच्चे को गोदी में उठा के बहुत प्यार से उसके माथे पे किस करते हैं और उसे सॉरी बोलते हुए कि वो उसके से मिलने नहीं आ पाए, वहाँ से उसे लेकर उसे चुप करवाने चले जाते हैं। वहाँ से शिचैन के जाने के बाद मैडम ने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहती है, एक बार मैं ऑलरेडी अपने बेटे को प्यार के चक्कर में अंधा बनते हुए देख चुकी हूँ, पर वांग जी अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूँगी। मैं हर हालत में तुम्हें इस विभूषण से दूर ज़रूर करूँगी। ये विभूषण और तुम्हारी नज़दीकी मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट फील करवा रही है, जैसे तुम दोनों का पास आना कहीं ना कहीं मेरे लिए और इस लेंस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये बोलते हुए मैडम ने अपनी मुट्ठी को भींच रही हैं, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा छुपा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग के पास जब पहुंचता है तो देखता है विंग कितनी एक्साइटमेंट में
अब कुछ मेट्स और कुछ गार्ड्स के साथ मिलकर सारे घर को अरेंज करने की बातें कर रहा है। वहाँ से जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उन्हें गायब करने की बातें कर रहा है। ऐसे शोपीस जो गिर के टूट जाएं, किसी को चोट पहुँचाए या खुद को चोट पहुँचा ले, ऐसे शोपीस को हटाने की बात कर रहा है। सारे घर को बेबी प्रूफ करने की बातें कर रहा है, यानी कॉर्नर्स और उनमें अधिक एक होता है कॉर्नर कवर करने वाले टेप्स, वो लगाने की बातें कर रहा है। इस तरह की वो पूरी तैयारियों में लग चुका है जैसे वो सचमुच में अब इस जिनशी को एक अनाथ आश्रम बनाना चाहता है। वांग जी विंग के अंदर ये एक्साइटमेंट देखकर काफ़ी खुश होता है। विंग पिछले 1 महीने से, जब से वांग जी और विंग की शादी हुई है, तब से पहले वाली तरह अपनी जॉब नहीं करता। वो कभी कभार ही ऑफिस जाता है, क्योंकि ऐसा लेंस ने उनसे बोला है। अब वो फुल फ्लैश कोई एक होता है जॉब प्रोफाइल पे काम नहीं करता। वो वांग जी के साथ उसी के डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन कभी कभार ही वो ऑफिस जाता था और अधिकतर वो घर पे रहता था या फिर मैडम लाइन के साथ चैरिटी वर्क या इधर उधर की चीज़ें करता था। लेकिन अब वो एक नए काम में जुट चुका है, इस घर को एक बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बनाने में। वहीं कुछ टाइम बाद शाओ शिनचैन बच्चों के साथ वहां पहुंच जाता है। इस आश्रम में, यानी जो आश्रम था रेनबो आश्रम, उसमें गिन के सिर्फ 10-12 बच्चे ही थे। उन 10-12 बच्चों के लिए जिनशी काफ़ी ज़्यादा सही रहा। नीचे के फ्लोर के सारे रूम बच्चों के लिए रेडी करने की बात होती है। तुरंत बच्चों के फर्नीचर लाने की बातें होती हैं। बच्चों के लिए कुछ बंक बेड लगाए गए हैं तो कुछ नॉर्मल बेड लगाए गए हैं। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन के लिए फर्स्ट फ्लोर पे रूम रखा गया है। वहीं शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन जब वहाँ ये सब देखते हैं तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। उन दोनों ने इमेजिन नहीं किया था कि आज का दिन उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। सुबह मिले ये दोनों स्ट्रेंजर उनके पूरी फैमिली के लिए, ये बोल दो उनके इस छोटे से ऑर्फनेज के लिए इतना सब कुछ करेंगे। केयरटेकर को प्रॉपर अब बेड रेस्ट में के कारण हॉस्पिटलाइज रखने की बात की गई है। वहीं अभी भी शाओ शिनचैन ने आयन को अपनी बाहों में ले रखा है, यानी गोदी, और बाकी बच्चों का एक हाथ शाओ शिनचैन ने और एक हाथ सॉन्गलैन ने पकड़ा हुआ है, जैसे ये दोनों इन सब के बड़े भाई हों और इन सबको बचाना चाहते हैं। हर एज के बच्चे हैं, कुछ 12 साल के, कुछ 10 साल के, कुछ 8 साल के, पर सबसे छोटा हमारा आयन था। बाकी सारे 10-12 साल के बच्चे थे। कहीं ना कहीं ये बच्चे कई साल से यहाँ इस ऑर्फनेज में थे, इसलिए उन लोगों की फैमिली यही फैमिली बन चुकी थी। इन लोगों के लिए एक तरीके से अडॉप्शन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए बार बार लोगों के इन बच्चों का नाम तो भेजा जाता था, लेकिन इन बच्चों की पुरानी एक ट्रॉमेटाइज हिस्ट्री के कारण कोई भी पेरेंट इन्हें अडॉप्ट नहीं करता था। इसलिए कारण इन बच्चों की एज 10 से 14 साल के बीच की है। इन बच्चों की आंखों में तो कभी भी ऑर्फनेज के बाहर इनका कभी घर हो सकता था, इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन आज इतना खूबसूरत घर, इतने सारा सामान देखकर ये बच्चे थोड़ा सा शॉक होते हैं। इतने सारे नए टॉय, इतनी सॉफ्ट से नीचे बिछे हुए कारपेट्स और बड़े बड़े से सॉफ्ट से बेड और उन पे वो सॉफ्ट से गद्दे इन बच्चों को बहुत खुश कर देते हैं। कुछ बच्चे तो कूद के कौन सा बेड कौन लेगा एक्साइटमेंट में देख रहे हैं। वहीं सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन घबराते हुए वांग जी और विंग की तरफ देख रहे हैं। बहुत कुछ देखा है इन लोगों ने, हर चीज़ पे ये जल्दी से भरोसा भी नहीं कर सकते। इनके पास भी रीज़न है जहाँ पे सॉन्गलैन को उसी के फादर, जो एक बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट थे, गैम्बलिंग करते थे, उसे अब अपनी मतलब गैम्बलिंग में हारने के कारण एक रेस्टोरेंट में, यही कह दो एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग गैम्बलिंग का काम करते हैं, उस जगह बेच दिया था। यहाँ पे सॉन्गलैन 10 साल से वहीं पे पिटता था, उसे कई बार खाने को भी नहीं मिलता था, शराबी लोग उसके साथ बदतमीज़ी भी करते थे। वहाँ से वो बेचारा एक बार भाग गया था, जिसे बाद में पकड़ के बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। कई दिन तक उसे पीटा गया था, खाने को भी नहीं दिया गया था, और एक कुत्ते वाली जगह, यानी जहाँ पे कुत्तों को बांधा जाता है, उस जगह से बांध कर फेंक दिया गया था। बहुत मुश्किल से पुलिस ऑफिसर ने उसे रेस्क्यू किया था, जिसके बाद वो उस रेनबो एक तरह से ऑर्फनेज में पहुँचा था। वहीं ऐसा ही हाल शाओ शिनचैन का था, जिसके स्टेप फादर उसे सेक्सुअली हरेस करते थे, जहाँ पे उसकी मदर, जो उससे बर्थ मदर थी, उसे कभी भी प्यार नहीं देकर बल्कि उसके स्टेप फादर को उसके साथ कुछ भी करने पे मजबूर कर मतलब अलाउड कर देती थी, क्योंकि उन्हें जो पैसा और मतलब एक तरह से लाइफ स्टाइल उसके स्टेप फादर देते थे, वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी। शाओ शिनचैन को भी रेस्क्यू पुलिस नहीं किया था। जब एक नेबर ने उसके फादर किस तरीके से शाओ शिनचैन को मारते हैं, सेक्सुअली हरेस करते हैं के बारे में कंप्लेन की थी, तब पुलिस वालों ने उसे वहाँ से सेव किया था,
तब भी शाओ शिनचैन 10 साल का था। ये दोनों एक साथ ही उस ऑर्फनेज में पहुंचे थे और तब से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। 4 साल से ये दोनों इस पूरे ऑर्फनेज को संभाल रहे हैं। 4 साल से यहाँ के बच्चों को वो देख रहे हैं। यहाँ पे उनके पहुँचने से पहले कुछ बच्चे थे जो उससे छोटे थे, लेकिन सबसे बड़े यही दोनों थे। और इन दोनों को जब उस ऑर्फनेज में अपनापन ज़्यादा मिला, सेफ्टी ज़्यादा फील हुई, तो ये दोनों उसे ही अपनी फैमिली मानते थे। यहाँ के हर बच्चे के लिए शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन के मन में बहुत ज़्यादा प्यार और केयर है। सबसे ज़्यादा तो आयुन के लिए, जिसे उन दोनों ने खुद मिलकर सेव किया था। इसलिए वो आयुन को लेकर अब विंग के बिल्कुल पास आके खड़े थे। बोलते हैं, क्या आयुन हमारे साथ हमारे रूम में रह सकता है? वो अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। बोलता हुआ अब शाओ शिनचैन और ज़्यादा आयुन को सिक्योरली अपने सीने से लगा लेते हैं। इसे विंग उसकी अपनी गर्दन हाँ में अग्री कर लेता है। विंग आज इन बच्चों से कोई पूछताछ कुछ नहीं करना चाहता। जितना मतलब शुयांग ने इन बच्चों के बारे में बताया, वो सारी बातें जानने के बाद तो अभी विंग इन बच्चों को कंफर्टेबल फील करवाना चाहता है। इसलिए वो अभी जैसा शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन चाहते हैं वैसा ही करता है। कहीं ना कहीं विंग की इस छोटे से ऑर्फनेज की अंदर विंग ने अपनी नई ज़िंदगी बनाई है। कहीं ना कहीं विंग पूरी तरह से इन बच्चों के साथ पूरा इन्वॉल्व रहने लगा है। वहीं विंग इनके साथ कितना खुश रहता है, ये देख के वांग जी को भी बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों वांग जी हमेशा इस मासूम से चेहरे पे हैप्पीनेस देखना चाहता है। विंग जो चाहता है उसे देना चाहता है। इसलिए आज भी जब मॉर्निंग में वो उठता है और बाहर देखता है कि उसके उठने से पहले विंग उठ के उन बच्चों के साथ बड़ी सी ब्रेकफास्ट टेबल पे मस्ती कर रहा है। कभी किसी को हंसी में कुछ खिला रहा है, तो कहीं पैनकेक की अपने नाइफ से कट कर करके अलग अलग शेप बना के उन्हें दिखा रहा है, जिसे बच्चे खुशी से हंस हंस के ताली बजा रहे हैं। कहीं ना कहीं विंग इन बच्चों के साथ इतने मन से लगा हुआ है। ये देख के वांग जी स्माइल करता हुआ है। जैसे विंग स्माइल करता हुआ वांग जी को देखता है, लंजा तुम और सो जाते ना, कल तुम कितना लेट आए थे ऑफिस के काम के बाद, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इस बात पे वांग जी बड़े आराम से विंग के पास बैठ के कहते हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने रूटीन पे उठ नहीं पाया। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा अलार्म बंद कर दिया था। तुम चाहे कितनी भी लेट हो पर अपने रूटीन के अकॉर्डिंग 6:30 पे उठ जाते हो। लंजा कभी कभी लेट सोना क्राइम नहीं होता है, तुम सो सकते हो। ये बोल के विंग हंसते वांग जी को चिढ़ाता है, जैसे बाकी बच्चे भी हंसने लगते हैं। जैसे वो भी विंग की बात पे बिना समझे विंग की जो कर रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे विंग को इन बच्चों की बातों पे हंसी आ जाती है। वही वांग जी स्माइल करता विंग के पास बैठ के बोलता है, क्राइम तो नहीं होता, लेकिन अपने इतने हैंडसम हस्बैंड के मॉर्निंग में चेहरा ना देखना ही मुझे क्राइम लगता है। जिससे विंग जो भी वांग जी को चिढ़ा रहा था, अचानक से इसका फेस लास्ट में पूरा रेड हो जाता है। अब वो थोड़ा सा अपने सर को खुजलाते हुए, लंजा तुम ऐसी बातें भी कर सकते हो, एकदम से बोलता है, जिससे वहाँ खड़े बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। अब विंग वांग जी के साथ बाकी बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट ही कर रहा था जब विंग थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, लंजा आजकल हमारी वजह से तुम्हारे काम पे कितनी डिस्टर्बेंस होती है ना। जब देखो मैं तुम्हें बिना तुम्हारी से परमिशन लिए बुला लेता हूँ। कई बार तुम यहाँ से बहुत लेट ऑफिस जाते हो और फिर लेट आते हो, पर आगे से अब ऐसा नहीं होगा। करीबन 1 वीक हो गया हम सबको यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। तो तुम चाहो तो कभी कभार लैंड मेंशन भी जा सकते हो। पिछले 1 हफ्ते से तुम आंट और अंकल से भी नहीं मिलने गए। विंग अभी भी वांग जी की फैमिली को आंट और अंकल ही बोलता है। जैसे वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता हुआ था, डोंट वरी, पहले भी लैंड मेंशन में रह के मैं काफ़ी वीक तक मदर और फादर से नहीं मिल पाता था। इट्स ओके। ये बोलकर वांग जी जैसे विंग को महसूस करवाना चाहता है कि वहाँ नहीं, वांग जी को अब ये फैमिली अपनी ज़्यादा लगती है। विंग का उसके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना, इन बच्चों के साथ वांग जी को ज़्यादा अपनापन लगता है। इसलिए वांग जी जैसे ये बात बोलता है तो बच्चे भी खुशी से ताली बजा के कहते हैं, हाँ अंकल आप मत जाना, आप रोज़ हमसे मिलने आना। क्या कह जैसे वो विंग की इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं हुए कि वो उन्हें उसे लैंड मेंशन भेज रहा है। विंग बच्चे के रिएक्शन को देखकर बहुत खुश होता है। वहीं वांग जी में तुरंत बच्चों के साथ अग्री कर देता है। वहीं वांग जी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है और वहीं विंग अब एक बड़ी सी ट्रे में ब्रेकफास्ट और एक मिल्क का ग्लास रखकर सीधा सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन के रूम में ही जाता है, जहाँ वो देखता है कि अभी भी शाओ शिनचैन छोटे से आयुन के साथ फ्लोर पे बैठ के कुछ टॉयज़ के साथ खेल रहा है, जिस पर आयुन खुश होकर बार बार क्लैपिंग कर रहा है। आयुन की स्माइल जैसे विंग को अचानक से यानी की याद दिला देती है। विंग आज वो करेगा जो पिछले कई दिनों से वो इंतज़ार कर रहा है।
पिछले एक हफ्ते से बहुत सारे सवालों के साथ वो रोज़ रात सोता है और कोशिश करता है कि वो अगले दिन इस बारे में इन बच्चों से बात करे, पर जब वो इन बच्चों को अपने प्रति घबराया हुआ देखता है तो वो बात नहीं कर पाता है। लेकिन अब एक हफ्ते में ये बच्चे भी विंग से बहुत घुल मिल गए। जैसे ही विंग रूम में एंट्री करता है तो सबसे पहले तो अब शाओ शिनचैन वी गागा करके स्माइल करता हुआ उसके पास आता है और उसके हाथ से ट्रे लेकर आप क्यों हमारे लिए ब्रेकफास्ट ले आए, हम नीचे आके खा लेते, बहुत प्यार से बोलता है। इससे विंग, हाँ तुम दोनों तो कर लेते, पर आयुन तो आज भी रूम में करता। तुम दोनों के ब्रेकफास्ट को मैं इसीलिए रूम में ले आया क्योंकि तुम तीनों एक साथ कर लो। थैंक यू वी गागा, आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। अब सॉन्गलैंड आयुन को गोदी में उठाते हुए विंग के पास आता है, जिसे विंग अब वहाँ तुरंत आयुन को अपनी तरफ गोदी में लेने के लिए हाथ आगे करता है। वहीं आयुन पहले थोड़ा घबरा के सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन की तरफ देखता है, फिर तुरंत विंग की गोदी में चला जाता है, जिससे विंग बहुत पहली बार आयुन उसकी गोदी में आया ये देखकर बहुत खुश हो और बहुत इमोशनल हो जाता है। कहीं सिर्फ याली जैसी शक्ल नहीं, पता नहीं क्यों याली जैसी ही इस इंसान के पास से बॉडी स्मेल आती है। क्यों ये बच्चा हमेशा विंग को उसकी सीजे की याद दिला देता है। विंग इन्हीं सवालों के साथ कई रात से परेशान है। कई रात से वो अपने इन सवालों के जवाब ढूंढना चाह रहा था, इसलिए आज वो मौका देखकर सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन की तरफ देखकर जो दोनों अब विंग के लाए हुए उस बड़े से ट्रे से आराम से खाना खा रहे हैं, अपने अपने हाथों में एक एक सैंडविच लेके खा रहे हैं। वो विंग के पास बैठे हैं। विंग उनसे थोड़ा सा सीरियस वॉइस में बोलते हैं, तुम दोनों को आयुन कहाँ मिला था? इस बात पे वो दोनों जो ब्रेकफास्ट खा रहे थे वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अब अपनी सीरियस वॉइस में बोलते हैं, ये हमें एक ख़राब सी रोड पे डस्टबिन के पास छुपा हुआ मिला था। अधिकतर हम डस्टबिन के पास से कुछ यूज़फुल चीज़ मिल जाए इसलिए उन बड़े बड़े डस्टबिन को चेक करते थे। जैसे कई बार हमें कबाड़ी में बेचने के लिए पेपर्स मिल जाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें मिल जाती थी, जिन्हें बेचकर हम अपने अनाथ आश्रम के लिए कुछ पैसा जोड़ सके। तब हमें वहाँ आयुन मिला था, बहुत बुरी हालत में। उस समय इसके शरीर पे कुछ घाव भी थे, जैसे ये किसी से लड़के भागा हो। हम इसे तुरंत लेकर पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन उन तब से हमारे पास कोई कॉल नहीं आई। इस बात पे अविंग एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, कौन से पुलिस स्टेशन? सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन थोड़ा घबराते हैं पर बिना डरे बोलते हैं, जिन सिटी। जिन सिटी? तुम गुस्से सिटी से जिन सिटी क्यों गए थे? अविंग थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलता है, हम वहाँ पे अपनी अनाथ आश्रम के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए एक सेमिनार में गए थे, पर वहाँ पे उन लोगों ने हमें बेइज्जत करके निकाल दिया और बाद में हम हार के कुछ पैसे जोड़ के घर वापस जा सके, इसलिए वहाँ डस्टबिन से ये सब ढूंढ रहे थे। ये बोलते हुए सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन बहुत ज़्यादा अपना फेस नीचे कर लेते हैं, जिससे विंग को इन लोगों पे बहुत तरस आता है। विंग तुरंत उन दोनों के कंधों पे हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम चिंता मत करो। अब मैं आयुन की फैमिली के बारे में पता करने की कोशिश करूँगा और मैं बहुत जल्दी आयुन को उसकी रियल फैमिली से भी मिलवाने की ट्राई करूँगा। इस बात से आयुन जो भी स्माइल कर रहा था, एक छोटे से ब्रेड के पीस को लेकर थोड़ा खेल रहा था, थोड़ा खा रहा था, वो अचानक से घबरा के उस पीस को नीचे फेंक कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपने आप को उस बेडशीट से कवर करने लगता है, जिस चीज़ से विंग एकदम से घबरा जाता है। अब तो वो उसे विंग से डर भी लग रहा है। ये देखकर सॉन्गलैंड और शाओ शिनचैन आयुन को संभालते हैं। अब सॉन्गलैंड बहुत प्यार से आयुन को गले से लगा के बाहर बालकनी में ला के उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और बार बार उसे यही कहता है, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, तुम हमेशा हमारे पास ही रहोगे। अब विंग के पास आप शाओ शिनचैन आता है और बहुत रिक्वेस्टेड में बोलता है, वी गागा प्लीज़ आप आयुन के सामने कभी भी उसे वापस उसकी फैमिली के पास जाने के लिए मत बोलिए। आपको पता है आयुन फैमिली के नाम से बहुत डर जाता है। हमें नहीं पता आयुन कहाँ रहता था, लेकिन वो जहाँ भी रहता था वो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं था। उसकी हालत को देखकर साफ लगता था कि उसे खाने के लिए भी नहीं दिया जाता था, उसे काफ़ी मारा भी जाता था। आपने देखा नहीं वो कितना डरा और सहमा सा रहता है। उसकी उम्र के हिसाब से वो कैसे बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। शायद वो हमसे पहले किसी नॉर्मल लोगों से मिला भी नहीं होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। इस बात पे विंग को आयुन के लिए बहुत शार्प दिल में पेन होता है और वो अपनी बात पे जो उसने बोली थी उसे सॉरी मांगता हुआ वहाँ से चला जाता है। और बाहर निकल के वो अचानक से अपने फ़ोन को निकाल के तुरंत एक फ़ोन मिलाता है जो सीधा वेंचिंग के पास जाता है।
बहन जी विंग को इतनी दिन बाद दोबारा खुद की तरफ से कॉल करता देखकर सीरियस वॉइस में बोलती है, क्या सब कुछ ठीक है विंग? इस बात पे विंग इधर से एग्री करता है, हाँ सब ठीक है बहन जी, लेकिन मैं तुम्हें एक बच्चे का नाम और डिटेल भेज रहा हूँ। जिन सिटी में वो कौन से पुलिस स्टेशन में FIR हुआ है उसके अगेंस्ट पता करो, और इतना ही नहीं ये भी पता करो कि इस बच्चे के क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझे इस बच्चे के बारे में सब कुछ जानना है। ये बात सुन के बहन जी थोड़ा सीरियस वॉइस में बोलते हैं, बच्चा? अचानक से बच्चा कैसे आया? मुझे लगा तुम हमसे उस बारे में बात करोगे जिस इंसान ने तुम्हारे डॉक्यूमेंट लांग वांगजी तक पहुंचाए थे। आखिरी बार मेरे पास जांगचा का इसी बात पे कॉल आया था कि तुम्हारे बारे में शायद लांग वांगजी को किसी ने कुछ बताया है। तुम उस टॉपिक को कैसे भूल सकते हो? मुझे वो बात याद है, पर उससे पहले मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। पता नहीं क्यों बहन जी मुझे आयुन को देख के सीजे की बहुत याद आती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बच्चे का सीजे से क्या कनेक्शन है, लेकिन कुछ तो बड़ा है जिसके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता। कुछ ऐसा जो शायद लेंस और जिन्स मिलके छुपा रहे हैं। इस बात को बोलता हुआ विंग थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग ठीक है मैं अग्री करके फ़ोन रख देती है। विंग सीरियस अपनी थिंकिंग में ही वापस नीचे अपने रूम में आता है और रूम में आके वो तुरंत अपने लैपटॉप को खोलकर जल्दी से कुछ सर्च करने लगता है। आयुन के बारे में अगर किसी को ना भी पता हो तो कहीं ना कहीं उसका बर्थ रिकॉर्ड तो होगा। आयुन के नाम से कोई तो बच्चे का बर्थ रिकॉर्ड होगा। चाइना या किसी भी कंट्री में बच्चों के बर्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। हॉस्पिटल्स में उनकी डिटेल्स होती हैं, उनकी मदर कौन होते हैं, उनके फादर कौन होते हैं, किस समय वो बर्थ लिया, कितने वेट के थे, क्या उनका ब्लड ग्रुप होता है। 90% ये सारी डिटेल्स हॉस्पिटल में फर्स्ट लेवल पे मिल जाती है। कहीं ना कहीं विंग इसी बारे में अब चेक करने के लिए सारे जिन क्लैन के अंदर के हॉस्पिटल्स को चेक कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो आयन के बारे में उसके दिमाग में जो शक आया उसके बारे में वो पता करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन गुस्से में बिल्कुल पागल हो गई हैं। 7 दिन से उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया, इसलिए अब वो गुस्से में लाल सीधा वह लैन कॉर्पोरेशन पहुंच गई हैं। बड़ी सी कंपनी के मेन हॉल से जब वो एंट्री करती हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ उन्हें देखकर बो कर उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैडम लैन को इन सब की रिस्पेक्ट से ज़्यादा इस समय गुस्सा याद है, इसलिए वो डायरेक्ट अब वांगजी के कैबिन में पहुंच जाती हैं। गुस्से में एक फाइल को वांगजी के डेस्क पे फेंकते हुए वांगजी करके वांगजी को बुलाती हैं, जिससे वांगजी अपनी जगह से शौक में खड़ा होकर पहले अब उस फाइल की तरफ देखता है और फिर अपनी मदर की तरफ देखता है जो पूरी तरह से गुस्से में लाल है। अब वांगजी थोड़ी सीरियस वॉइस में बोलता है, मदर क्या हुआ आपको और अचानक से आप यहाँ पे? अचानक से ही तो आना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम्हें याद है तुम लास्ट टाइम लैंड मेंशन कब आए थे? शायद तुम्हें याद भी ना हो, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारा एक और फैमिली है, तुम्हारा लैंड मेंशन, जहाँ तुम्हें कभी कभार आना चाहिए। जिस भी विशान के लिए तुम अपने ही मेंशन में नहीं आते हो ना, देखो उसके बारे में मुझे क्या पता चला है। ये बोलकर मैडम वांगजी को फाइल देखने के लिए बोलती हैं। इसे वांगजी पहले शौक से अपनी मदर को देखते हैं और फिर उस फाइल को खोल के देखते हैं। इस फाइल में भी वही डिटेल है जो वांगजी को किसी ने सेंड की थी, यानी विभूषण की जियांग से कनेक्शन की, जिसके कारण वांगजी अब उस फाइल को बहुत शांति से बंद करके टेक्स्ट पे रखते हुए कहता है, मुझे ये पता है। जिसपे मैडम लैन शौक में वांगजी को देखती हैं और बोलती हैं, तुम्हें पता था? वहीं वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में बोलता है, हाँ मुझे पता था। फिर भी तुम उस इंसान के साथ उस जिंशी में शिफ्ट हो गए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोलो मत, क्योंकि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। वांगजी एकदम सीरियस वॉइस में अपनी मदर को बोलता है, मदर विंग ने मुझे सच बता दिया है, आपको वो बात नहीं पता जो इस फाइल में नहीं मेंशन है। जियांग्स और विंग का कनेक्शन बहुत साल पहले टूट गया था। विंग का जियांग से कोई कनेक्शन नहीं है, पर वो जियांग्स का पार्ट था। तुम उन जियांग्स का जिस इंसान ने हमारे बारे में कितना गलत कहा था, बोलो मत। उस चांगचन को, उस चांगचन ने तुम्हारे और मेरे इस पूरे क्लैन फैमिली के लिए कितना कुछ गलत बोला था। उसकी वजह से हमारी लैन फैमिली कितनी बदनाम हुई थी। उसने हमें मर्डरर बोला था, उसे लगा था कि हमने उसकी बहन को मारा है। तुम उस इंसान को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो जो उस फैमिली का पार्ट था? क्या पता
वो किसी बदले के लिए है हमारे साथ आया हो। अगर मुझे पहले पता होता कि वो जंक्स फैमिली का पार्ट है तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी कभी नहीं होने देती। ये बोलते हुए मैडम लैन बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। नहीं वांग जी तुरंत अब अपनी मदर के पास आके उन्हें शांत करते हुए बोलते हैं, शांत हो जाइए मदर, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है और विंग ने कभी भी हमारे बारे में कुछ गलत नहीं बोला और सोचा है। वो हमारे साथ 2 साल से हैं। 2 साल से क्या आपको लगता है विंग इतना बड़ा नाटक करेगा? मुझे विंग पे बहुत ट्रस्ट है पर मुझे अब उस वियुशान पे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैडम लैन गुस्से में वांग जी से 2 कदम पीछे होते हुए घूरते हुए वांग जी को देखकर अपनी एक उंगली से वांग जी की तरफ इशारा करके कहती है, तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर उस वियुशान की वजह से कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी उसकी पनिशमेंट ज़रूर दूंगी। तुम हमेशा ये बात याद रखो, तुम्हारी मदर तुम्हें और शिचैन को सबसे ज़्यादा प्यार करती है और मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा चिंता में हूँ। शिचैन बहुत समझदार था, फिर भी वो प्यार जैसी बड़ी गलती करके उस यानी को हमारे घर ले आया जो कभी हमारे घर के काबिल नहीं थी। मैंने उसे एक्सेप्ट किया था पर एंड में उसकी मौत का भी इंजाम हम पर ही लगा। मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। मैं दोबारा से अंधेपन के चक्कर में मैं फिर से कुछ गलत नहीं होने दूँगी। याद रखो लांगवांग जी, किसी पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, प्यार में अंधे बनकर गलती मत करो। ये बोलकर मैडम लैन विंग के प्रति वांग जी को बिल्कुल ही तरह से अभी भरोसा नहीं करना चाहिए ये जताती हुई वहाँ से चली जाती हैं। वो नहीं चाहती वांग जी विंग पे ट्रस्ट करें क्योंकि अब उन्हें तो विंग पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अगर विंग लैंड मेंशन से खुद नहीं गया होता तो शायद आज वो धक्के मार मार के विंग को लैंड मेंशन से भी निकाल देती, लेकिन विंग तो अब जिंजी जा चुका है जो वांग जी का घर है जहाँ वो जाकर विंग को नहीं निकाल सकती। इसलिए वो वांग जी को ही ये बात समझा के चली गई हैं। उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो अभी भी कहीं ना कहीं वांग जी के सामने पूरी तरह से नेगेटिव बन के नहीं आना चाहती, पर वो जिसके सामने पूरी तरह से नेगेटिव बन सकती हैं या जो उनका असली रूप भी जानता है वो सीधा उसी बच्चे के पास जाती हैं, शिचैन के पास। और गुस्से में शिचैन के कैबिन में घुसते हुए वही फाइल जो अभी वो वांग जी को दिखा के लाई थी उसी फाइल को दोबारा से शिचैन के सामने फेंकते हुए कहती हैं, ये फाइल कोई यूजफुल नहीं रही। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को पहले से ही विंग के और जंक्स फैमिली के बारे में पता था, उसके बावजूद वो उस वियुशान को अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है मेरी ही किस्मत में ऐसे बच्चे क्यों हैं जो प्यार में पागल हो जाते हैं। ये बोलते हुए मैडम लैन दांत पीसती हुई गुस्सा करते हुए शिचैन को देखने लगती हैं। शिचैन उस फाइल को उठाकर आप अपनी मदर के बिल्कुल पास आकर उन्हें शांति से एक चेयर पे बैठाते हुए उनके हाथ में पानी का गिलास देकर सीधा उनके घुटनों के बल बैठ के उनके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, सॉरी मदर, मैंने आपको बहुत निराश किया है। मेरी गलती सचमुच में माफ़ी के लायक नहीं थी पर फिर भी आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं था पर आप हमेशा मुझे इतना प्यार करती हैं। मेरी गलती को माफ़ कर मुझे फिर से अपना लिया। मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद भी हूँ और अपनी गलती के लिए बहुत पछताता भी हूँ। ये बोलते हुए शिचैन अब अपनी मदर की गोद में सर रख लेते हैं। अब मैडम लैन तुरंत शिचैन के सर पे हाथ फिरा के कहने लगती हैं, तुम मेरे बच्चे हो, मैं कैसे तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हारी गलती कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं याली से शादी का फैसला मैंने भी तुम लिया था, पर हाँ अब जो हो गया उस बारे में ना सोच के आगे के बारे में सोचते हैं। तुम्हें जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी उससे बात करो और वियुशान के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करो। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं मैडम लैन अब वहाँ से उठ के चली जाती हैं। शिचैन जो अभी अपनी मदर के सामने रो रहे थे वो तुरंत अब उठ के अपना फ़ोन उठाते हैं और तुरंत एक फ़ोन मिला देते हैं, जहाँ दूसरी तरफ से वो पर्सन शिचैन को बड़ी प्यार से वह बात करना शुरू करता है, जिस पर शिचैन चिल्लाते हुए, तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बहुत सोच समझ के रहना है। तुम दिन पे दिन गलती पे गलती कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी एक और गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कुछ पल दे रहा हूँ सब कुछ संभालने के लिए। पहले तो तुम
इस विभूषण के बारे में सब कुछ पता करो। दूसरा, अब तक जिस इंसान को तुम नहीं ढूंढ पाए हो तुरंत उसे ढूंढो, क्योंकि मैं और तुम्हारी गलतियों को छुपा नहीं सकता हूँ। ये बोलते हुए शिचेन उस पर्सन को धमकाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन शिचेन से फ़ोन रखते गुस्से में अपना फ़ोन फेंक के चिल्लाते हुए बोलते हैं, इतना एटीट्यूड तुम लैन के फर्स्ट हायर थे, तो इसका मतलब तुम मुझे भी एटीट्यूड दिखाओगे? लान शिचेन, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं तुम्हें भी उसी तरह से गायब कर देता जिस तरीके से मैंने उन लोगों को गायब किया है। पर तुम्हारी सिर्फ मदद के कारण मैं चुप था, बट तुम्हारे मेरे ऊपर चिल्लाना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये बोलता हुआ वो पर्सन अब गुस्से में तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। कहीं ना कहीं शिचेन, मैडम लैन और ये पर्सन तीनों मिले हुए हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा छुपा रहे हैं, जिसके बारे में अभी विभूषण और जियांग्स को नहीं पता था। वहीं विंग अब वो पूरा दिन अभी भी हॉस्पिटल्स के डिटेल्स ले ढूंढ रहे हैं, पर उसे हैरानी तब होती है जब वो 2 दिन से एक हॉस्पिटल को चेक कर चुका है। वहाँ एक तरीके से आयुन की एज के अकॉर्डिंग जो एक हॉस्पिटल के अंदर उस टाइम पे बर्थ हुआ होगा उनके डिटेल्स उसने सर्च की, यहाँ तक कि आयुन के ब्लड ग्रुप से भी उसने सर्च करने की कोशिश की। पर हैरानी की बात यह है कि आयुन का कोई भी बर्थ रिकॉर्ड ही नहीं है, यानी आयुन का कोई बर्थ हुआ है किसी को पता ही नहीं है। यहाँ तक कि वेंचिंग ने विंग को कुछ समय बाद फ़ोन करके ये भी बताया कि किसी भी जिन सिटी में किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर एक बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट कभी कोई फाइल ही नहीं हुई है। आयुन नाम के किसी बच्चे की कोई मिसिंग रिपोर्ट है ही नहीं। यहाँ तक कि सॉन्ग लैन और शाओ शिनचेन ने भी जो कंप्लेंट करी थी वो भी कहीं गायब है। कहीं ना कहीं आयुन की बर्थ का राज अब विंग को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं विंग अब और ज़्यादा ये रहस्य उलझता जा रहा है, महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन की बातें वांग जी को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। वांग जी एक तरफ दिल से विंग की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, विंग को अपना मान चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से विंग का जियांग से कनेक्शन वाली बात से उसकी फैमिली जो विंग से नाराज़ है वो उस चीज़ के लिए भी परेशान है। वो नहीं चाहता कि विंग की मतलब लैंस की फैमिली विंग से नाराज़ हो, क्योंकि विंग ऑलरेडी एक मेल है और वो पहले से ही इस फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैडम लैन की नाराज़गी को देख के वो थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपने चेहरे पे एक स्माइल के साथ ही विंग से डेली मिल रहा है। विंग अब जब देखता है कि विंग के वो बोलने के बाद कि आयुन के फैमिली को ढूंढेंगे, 2 दिन से आयुन भी बुखार है, तब वो वांग जी के पास ही परेशान होकर आता है और बोलता है, लंजा आयुन की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए? विंग तुम ये मुझसे पूछ क्यों रहे हो? अगर वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमें तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। एक्चुअली लंजा कल तक उसे हल्का सा फीवर ही लग रहा था, लेकिन आज भी उसे फिर से पैनिक अटैक आया। मुझे लगता है हमें उसे किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट या काउंसलर के पास ले जाना चाहिए, शायद उससे हमें कुछ हेल्प मिले। वांग जी विंग की तरफ इमोशनल होकर देखता है और बोलता है, ऑफिस के बाद मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अभी बच्चों के साथ हॉस्पिटल जा सकते हो, पर शाम को मैं तुम्हें वहीं ज्वाइन करूंगा। वांग जी तुरंत विंग के बात पे एग्री करता हुआ वहाँ से चला जाता है और वांग जी के जाने के बाद विंग जैसे वो सोच रहा था वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचेन के साथ मिलकर वहाँ आप आयुन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर बताता है इस बच्चे को बचपन से ही सही से ट्रीट नहीं किया गया है, जिसके कारण इस बच्चे के मन में एक चाइल्ड ट्रॉमा है। कहीं ना कहीं इस बच्चे को किसी भी स्ट्रेंजर के पास आना, उसे टच करना या उसके साथ सिट करना, होम बिहेव करना भी बहुत ज़्यादा डरा रहा है। वहीं वांग जी जो वहाँ पहुँचा था, जब वो भी ये सुनता है तो विंग की तरह उसे भी आयुन के लिए बहुत बुरा लगता है। अब वांग जी विंग आयुन का पूरे टेस्ट करवाते हैं और फिर आयुन को लेकर वो आयुन को अपने घर ही ले के आते हैं।
वांग जी और विंग आर्यन को अपने ही रूम में सुलाते हैं क्योंकि आर्यन आज बहुत डर गया। इतने सारे स्ट्रेंजर्स को वो हॉस्पिटल में मिला, अलग अलग डॉक्टर ने उसे टेस्ट किया, इसलिए आर्यन पूरे कार में भी बहुत घबराया हुआ था। आर्यन को विंग से अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन जब विंग ने बोला कि वो उसको उसकी फैमिली से ढूंढेगा तो वो थोड़ा डर गया था। लेकिन अब विंग साओशिनशन और सोंगलन की तरह उसे लगातार यही बात समझाता रहता है कि वो उसे अपने से दूर नहीं करेगा। पूरी रात विंग आर्यन को अपने सीने से लगाए इमोशनल अपने साथ ही रखता है। वहीं वांग जी विंग और आर्यन का इतना एक दूसरे के साथ अटैचमेंट देखकर कुछ बड़ा डिसाइड करता है। जब आर्यन सो जाता है तो विंग उसे बहुत प्यार से बेड पर लेटा के अब वांग जी के साथ उस बड़ी सी बालकनी में खड़ा हुआ है। यहाँ वांग जी बाहर खड़े होकर कुछ सोच रहा था और विंग तो बहुत प्यार से वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं, सॉरी लंजा, मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया। वो मैं आर्यन को सुलाना चाहता था और वो तुम्हें देखकर तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया था। इट्स ओके विंग, क्या आप आर्यन ठीक है? हाँ लंजा, वो ठीक है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई इस बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे तो यकीन है आर्यन के पेरेंट्स इस दुनिया में शायद अब नहीं हैं, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं कि अगर आर्यन के पेरेंट्स होते तो उसे ढूंढने की भी कोशिश ना करते। तुम्हें पता है लंजा, मैंने आर्यन के बारे में कुछ सर्च करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि आर्यन का कोई बर्थ रिकॉर्ड ही नहीं है। लंजा, मुझे लग रहा है कहीं आर्यन उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट तो नहीं बन गया था। छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल से लाके लोग बेच देते हैं, क्या पता आर्यन को इसी मारे किडनैप किया हो और उसके बाद उसे पता नहीं कहाँ भेज दिया हो। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। विंग बहुत इमोशनल होके अपनी बात जब लंजा के सामने रखता है तो वांग जी तुरंत अब विंग का हाथ पकड़ के बालकनी के ही उस लकड़ी के सोफे पे बैठा हुआ उसके हाथों को अपने हाथों में रख के कहते हैं, विंग तुम परेशान मत हो, अब हम आर्यन का पूरा ध्यान रखेंगे। विंग, मैंने आर्यन के लिए कुछ सोचा है। हाँ बोलो लंजा। विंग, क्यों ना हम आर्यन को अडॉप्ट कर ले। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। अब वांग जी अपनी बात सीरियस बिल्कुल टोन में बोलता है, विंग आर्यन बहुत अकेला है और मैंने देखा है कि तुम्हें आर्यन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। उस बेचारे के पास कोई नहीं है और वैसे भी इन बच्चों को हम हमेशा अपने पास तो नहीं रख सकते। मैंने इनके अडॉप्शन के लिए भी सोचा है, इन्हें एक फैमिली देने के बारे में सोचा है और आर्यन के लिए तुम्हें और मुझे सेलेक्ट किया है, अगर तुम चाहो। विंग इमोशनली वांग जी की तरफ देख रहा है और मन में सोच रहा है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए इन दोनों की शादी हुई है और वांग जी उसके साथ एक बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा है। अडॉप्शन यानी एक बच्चे को पूरी ज़िंदगी पालना, उसके माँ बाप बनना। विंग, जिसे परसों नरसों या ये कह दो 4 दिन बाद उसका और वांग जी के रिश्ते का क्या होगा, अभी तक दिमाग में वो भी नहीं है और वांग जी उसके साथ एक बच्चे को बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। क्या वांग जी विंग के साथ इतनी दूर की सोच चुका है? वांग जी और विंग क्या वो माँ बाप बन पाएंगे? वांग जी इतना ज़्यादा कैसे अच्छा हो सकता है? विंग के दिमाग में यही सवाल आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे लैंड्स को एक ही कैटेगरी में रख रहा था। उसे तो किसी भी लैंड पे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन लंजा उसे रोज़ एक नया शौक दे देता है। हर दिन जैसे लंजा उसे अपनी तरफ और अट्रैक्टेड फील करवाता है, जैसे लंजा के पास रहकर वो लंजा के प्यार में दिन पे दिन गिरता जा रहा है। विंग को पहली बार महसूस होता है कि उसे लंजा से प्यार हो गया है। वांग जी और उसका एक साथ पूरी लाइफ रहना, आर्यन को पाल पोस के बड़ा करना, ये सोचते ही विंग की आंखों में बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। वो भी इन सारे अनाथ बच्चों को फैमिली देना चाहता था, लेकिन लंजा उसे भी एक फैमिली दे रहा है। लंजा उसके साथ ऐसा हस्बैंड रहना चाहता है, एक बच्चे को उसके साथ पालना चाहता है। इस बात से विंग बहुत इमोशनल होकर एकदम से वांग जी को गले लगा लेता है। उसका दिल इस समय ये वार्मनेस फील करना चाहता है। उसका दिल जिसके दिमाग में वांग जी उसका हस्बैंड है और उसे वांग जी से प्यार हो गया है, ये कंफर्म कर चुका है, तो वो अपने हस्बैंड की वार्मनेस को क्यों ना फील करे।
इसलिए वो रोता हुआ वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी विंग को उतने ही कस के गले लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा धीरे से बोलते हैं, मैं तुम्हें हर तरीके से हैप्पी रखना चाहता हूँ विंग, अगर तुम अग्री हो तो हम तुरंत आयन को एज अ पेरेंट्स अडॉप्ट कर लेंगे। इस बात पे विंग इमोशनली वांग जी की तरफ देखकर अपनी गर्दन हाँ की तरफ अग्री कर लेता है। वांग जी विंग के आंसू को पूछते हुए थोड़ा प्यार से बोलता है, तो तुम रो क्यों रहे हो विंग? मैं तो तुम्हें हमेशा स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। विंग आप अपनी टूटी हुई हंसी वांग जी को दिखा के बोलते हैं, क्योंकि तुमने मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया कि मेरी आंखों में आंसू रुक ही नहीं पाए। ये खुशी के आंसू है लंजा, जो खुशी तुमने मुझे दी है, इतनी बड़ी खुशी लंजा मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो तुमने सोच लिया। थैंक यू लंजा, थैंक यू। ये बोलता हुआ विंग आप फिर से वांग जी को बहुत प्यार से गले लगा लेते हैं। वांग जी विंग की कमर को सुला के बहुत खुश होता है। वांग जी आयन को एज अ पेरेंट्स अपने पास रखेंगे, या ये बोलो आयन को एडॉप्शन प्रोसेस में अडॉप्ट करेंगे। ये बात वो कल सारे बच्चों के बीच में बताते हैं, जिससे बच्चे खुशी से बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करने लगते हैं। कुछ बच्चे तो रोने भी लगते हैं कि उन्हें भी वांग जी और विंग के बेबी बनना है। इस बात पे विंग और वांग जी स्माइल करने लगते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच में वो मेड जो यहाँ काम कर रही थी, वो ना चाहते हुए भी अब वांग जी और विंग के पास आके पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है पेरेंट्स बनने की खुशी में, और फिर थोड़ी सीरियस वॉइस में वांग जी को देख के बोलती है, सेकंड मास्टर लैन, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, पर मैं आपके साथ कई सालों से काम कर रही हूँ और मुझे लगता है एक बार आपको ये बात बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी बतानी चाहिए। वांग जी और विंग अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तुरंत इस बात पे अग्री हो जाते हैं कि हाँ, उन दोनों ने तो डिसाइड कर लिया, लेकिन लैन फैमिली को भी तो बताना पड़ेगा ना, इतना बड़ा डिसीजन वो ले रहे हैं, तो उसका मतलब एक तरफ से इंफॉर्मेशन या उनसे ना डिस्कस करें तो कहीं ना कहीं लैन फैमिली को बुरा लग सकता है। वैसे भी लैन फैमिली वांग जी की फैमिली है, इसलिए वांग जी और विंग अब आयन को प्यार से अपनी गोदी में लिए हुए सीधा लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं वांग जी ने जिनशी से निकलने से पहले ही लैन मेंशन में मैडम लैन को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वांग जी और विंग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने, इसलिए सारे फैमिली मेम्बर वहाँ पे प्लीज़ रहें। इस बात पे मैडम लैन भी सभी लोगों को वहाँ रोक देती हैं। मैडम लैन को लगा था कि शायद कल परसों में जो उनकी बात हुई थी वांग जी से, उसके वजह से शायद वांग जी ने विंग से अलग होने का फैसला लिया होगा, इसलिए वो बहुत खुशी से वांग जी और विंग का वेट कर रही थी। वहीं शिचैन, जिंगी और चिरैन और मिस्टर लैन भी वहीं हॉल में थे। जब हॉल के अंदर वांग जी और विंग एंट्री करते हैं, वांग जी और विंग जैसे ही हॉल में एंट्री करते हैं तो एकदम से उन दोनों के साथ उस छोटे से बेबी को देखकर अचानक से मैडम लैन शॉक में खड़े हो जाती हैं। मैडम लैन के चेहरे पे बहुत सारा पसीना आ जाता है, जैसे वो किसी बहुत बड़े शॉक में चली गई हैं। मैडम लैन डर के मारे आप घूर घूर के शिचैन को देखने लगती हैं, जिसके चेहरे पे अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन मैडम लैन की तरह शायद उसे भी आयन को यहाँ देखकर थोड़ा शॉक लगा है। मिस्टर लैन और लांचियन तो शॉक में एक दूसरे को देखकर तुरंत वांग जी की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी स्माइल करके पहले सबके वो करता है। वहीं विंग और वांग जी अब सबके सामने सोफे पे बैठे हुए हैं, छोटे से आयन को अपने बीच में बैठा के। वहीं आयन बड़ी बड़ी आंखों से सिर्फ जिंगी को ही देख रहे हैं, जिसके पास एक बड़ा सा सॉफ्ट सा टैडी है जिसपे आयन की नज़र अटकी हुई है। वहीं आयन बिग को जिंगी भी घूर घूर के देख रहा है, क्योंकि उसके दोनों अंकल के पास ये बच्चा क्या कर रहा है, उसको जिंगी को के पास होने चाहिए उसके अंकल। जिंगी को अपने अंकल किसी और बच्चे के पास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं आप चिरैन वांग जी और विंग को देख के बोलते हैं, वांग जी अचानक से तुमने हम लोगों से मिलने के लिए बोला, मैं पहले से ही वो बात सुन के थोड़ा शौक था, और तुम अपने साथ इस बच्चे को भी लेकर आए हो, ये बच्चा कौन है? अब वांग जी पहले विंग की तरफ देखता है और फिर कॉन्फिडेंटली अपनी फैमिली को देख के बोलता है, ये आयन है, मैंने और विंग ने इसे अडॉप्ट करने के बारे में सोचा है। ये बात सुन के अब तक जो मैडम ने सिर्फ घबराई हुई बैठी थी, वो अचानक से शॉक में खड़ी हो जाती है, जिसके कारण उनके साइड में रखा हुआ एक बड़ा सा फ्लावर वाश भी नीचे गिर जाता है। अब मैडम ने शॉकिंगली तो वांग जी और विंग को देख के बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, जिससे सब लोग शॉक में अब मैडम लैन को देख रहे हैं। वहीं आज का पार्ट यही रुकता है।
क्या है आर्यन और मैडम लेन का भी कनेक्शन, आपको नेक्स्ट पार्ट पे पता चलेगा। मैंने कहा ना, कहानी में बहुत लेयर्स हैं पर बहुत लंबी स्टोरी नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ खुल जाएगा, खासकर आर्यन का क्या है रीज़न, उसका बर्थ रिकॉर्ड नहीं था, वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे आज मुझे स्पेशली कमेंट में आप ये ज़रूर बताना आपको क्या लग रहा है, आर्यन कौन है, और वो दूसरा इंसान कौन है जो मैडम लेन और लान शिचेन की मदद कर रहा है, वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपने और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।